हेलो दोस्तों, मेरा नाम बिट्टू है और मैं बिहार के पटना शहर से कुछ ही दूरी पर बसे एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। अब मैं आपको अपने बारे में कुछ निजी जानकारियां देता हूं। मेरी उम्र 32 साल है और मैं यहां पर मजदूर का काम किया करता हूं। जहां भी कोई नए बिल्डिंग बन रहे होते हैं, नए घर बन रहे होते हैं, मैं वहां पे ईंट पत्थरों को ढोने का काम किया करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं अनपढ़ मूर्ख हूं जिस कारण मुझे ये काम करने पड़ रहे हैं, बल्कि मैं तो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा हूं। इसके बाद भी मैं यहाँ पे लेबर का काम किया करता हूं। मैंने भी सपने सजाए थे कि मैं पढ़ लिख कर कोई अच्छी सी सरकारी नौकरी करूंगा, लेकिन इस कंपटीशन की दुनिया में सभी को सरकारी नौकरी कहाँ मिल पाती है। मेरे घर के हालात भी इतने अच्छे नहीं थे कि मेरे माता पिता मेरी पढ़ाई के और खर्च उठा पाते, इसीलिए उन्होंने मेरी शादी करवा दी और अभी मैं पटना शहर में मजदूर का काम किया करता हूं। मैं यहाँ अपने एक दोस्त के साथ किराए के रूम में रहता हूं। भले मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ चुका हूं, मजदूर का काम कर रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे किताबें पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है, खासकर हॉरर स्टोरी वाली किताबें या फिर कोई ऐसी किताब जिसमें गुप्त धन या फिर गड़े हुए खजाने की जानकारी दी गई हो। मैं इन किताबों को पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। लोग भले ही इन किताबों को श्रापित माना करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कोई भी किताब श्रापित नहीं होती। भले ही उनमें कुछ जानकारियां ऐसी होती है जिसे जानने के बाद अगर हम उसकी तलाश करें तो हमें नुकसान जरूर पहुंचता है, लेकिन किताबें श्रापित नहीं होती। मैं जब शाम के वक्त काम से वापस लौटता हूं तो यहीं एक पास के लाइब्रेरी में जाता हूं। वहां 1 से 2 घंटे बैठकर किताबें पढ़ता हूं और फिर अपने कमरे में आकर सो जाता हूं। यही मेरा हर रोज का काम है। ठीक ऐसे ही होली का त्योहार आने को था। मेरे साथ काम करने वाले सभी लोग अपने अपने घर जा चुके थे। मैं भी खुश था क्योंकि मैं भी अगले दिन अपने गांव जाने वाला था। मैं वो पूरा दिन काम किया और जब शाम के वक्त मैं काम से किराए के रूम पे वापस लौट रहा था तब मैं वहीं पास के लाइब्रेरी में चला गया। मैं वहां पे कुछ देर तक बैठकर किताबों को पढ़ता रहा और जब मैं लाइब्रेरी से किराए के रूम पे वापस लौटने को था तब मैंने सोचा कि क्यों ना अपने साथ कुछ किताबों को लेकर चलूं। वैसे भी मैं कल गांव चला जाऊंगा। अगर मैं यहां से कुछ किताबों को अपने साथ गांव लेकर चलूं तो मेरे लिए अच्छा ही होगा ना। मैं खाली समय में उन किताबों को पढ़ पाऊंगा। यही सोचकर मैं लाइब्रेरी में हॉरर स्टोरी वाली किताब की तलाश करने लगा, लेकिन मुझे लाइब्रेरी में जितने भी किताब मिल रहे थे मैंने पहले से उन किताबों को पढ़ रखा था। ऐसे ही मैं लाइब्रेरी में लगभग सभी किताबों को देख लिया था, लेकिन मुझे कोई अच्छे से भूतिया कहानियों वाली किताब नहीं मिली थी। अब मैं उन किताबों को देखना चाहता था जिसे छूने से इस लाइब्रेरी का ओनर सभी को सख्त मना किया करते थे। उनका कहना होता कि वो जो लाइब्रेरी के आखिरी वाले छोर पे किताब रखे हुए हैं वो सभी के सभी किताब श्रापित हैं, उन्हें कोई हाथ तक नहीं लगाएगा। लेकिन मैं उन किताबों को देखना चाहता था। कौन से किताब है? आखिर इस लाइब्रेरी के ओनर उन किताबों को छूने से क्यों मना किया करते हैं? मुझे पता है किताबें श्रापित नहीं होती, यकीनन वो किताबें थोड़ी बहुत फटी होगी, जिस वजह से इस लाइब्रेरी के ओनर उन किताबों को लाइब्रेरी के कोने में रखवा दिया है और वो किताबें किसी को छूने तक नहीं देते। लेकिन मैं उन किताबों को देखना चाहता था। मैं चलता हुआ लाइब्रेरी के आखिरी छोर पे पहुंचा जहां पे वो किताब रखी गई थी। मैं उन किताबों को देखने लगा। यहाँ सभी के सभी किताब देखने में बहुत पुराने लग रहे थे। सभी किताब मोटे मोटे थे और मैं उन किताबों को देखकर बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि ये सभी के सभी किताबें भूतिया कहानियों वाली किताबें लग रही थी। कई किताब पे भूतों का तस्वीर बना हुआ था, कई किताब पे चुड़ैलों का तस्वीर बना हुआ था और मैं एक एक कर उन किताबों में सबसे अच्छी कहानी वाली किताब को ढूंढ रहा था। तभी मेरे हाथ एक ऐसी किताब लगी जिसके ऊपर लिखा गया था राक्षस का खजाना। उसके ठीक नीचे छोटे छोटे शब्दों में लिखा हुआ था उम्र के बदले खजाना मिलेगा, और उसके ठीक नीचे एक मोटे से राक्षस की तस्वीर बनी हुई थी जिसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। मैं उस किताब को देखते ही समझ गया, यकीनन ये किताब गुप्त धन से जुड़ी है। मैं उस किताब को अपने साथ घर लेकर जाना चाहता था। मैं लाइब्रेरी के उस बूढ़े अंकल से बात करने लगा। वो लाइब्रेरी के मालिक थे और मैं उनसे कह रहा था, अंकल मैं ये किताब अपने साथ घर लेकर जाना चाहता हूं।
मेरी ये बात सुनकर वो बूढ़े अंकल उस किताब को गौर से देखने लगे और जैसे उनकी नजर उस किताब के ऊपर पड़ी वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। उनका कहना था, देखो मैं उन किताबों को सभी को छूने से मना किया था ना, लेकिन तुम तो इस किताब को अपने साथ घर लेकर जाना चाहते हो। देखो ये किताब श्रापित है, इसे पढ़ने से तुम्हारी मौत भी हो सकती है। वो बूढ़े अंकल मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं उनसे कहने लगा, देखिए अंकल, किताबें श्रापित नहीं होती। पता नहीं आपसे ये किसने कह दिया है कि किताबें श्रापित होती है। मेरी ये बात सुनकर वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गए। उनका कहना था, तुम किताबों के बारे में मुझसे ज्यादा जानते हो क्या? देखो मैं ये किताब तुम्हें अपने साथ घर लेकर नहीं जाने दे सकता। मैं उनसे कह रहा था, अंकल देखिए इस किताब के बदले आप मुझसे ज्यादा पैसे ले लीजिए, मैं इस किताब की कीमत से आपको ज्यादा पैसे देने को तैयार हूं। वो बूढ़े अंकल मान नहीं रहे थे, पर जब मैं उन्हें इस किताब की कीमत से काफी ज्यादा पैसे देने की बात किया तब जाकर वो माने थे। लेकिन उस किताब को देने से पहले उनका कहना था, देखो इस किताब में दी गई जानकारियों को तुम कभी सच मत मानना, ये किताब श्रापित है। अगर तुम इस किताब में दी गई जानकारियों को सच मान अगर उसकी तलाश करने निकल गए तो तुम्हारी मौत तय है या फिर तुम्हारी पूरी की पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। वो बूढ़े अंकल मुझसे ऐसा कह रहे थे और उनकी बातें सुन मैं हैरान था, लेकिन फिर भी मैं उन्हें हामी भर दिया। वो बूढ़े अंकल मान गए थे और मैं उस किताब को लेकर अपने किराए के रूम पे वापस आ गया। अगले दिन मुझे अपने गांव के लिए निकलना था। मैं अपने सभी जरूरत की सामान एक बैग में पैक कर सो गया। सुबह हुई, मैं दिन के लगभग 10 बजे के करीब अपने गांव जाने के लिए निकल पड़ा। मैं अपने घर पहुंचा और मेरी पत्नी मुझे देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। मेरे परिवार में हम सिर्फ 3 लोग ही हैं, मैं, मेरी पत्नी और मेरा 5 साल का लड़का आर्यन। मेरे माता पिता की मौत पिछले साल इस सड़क दुर्घटना में हो गई थी। वो किसी काम से शहर गए थे और जब शहर से वो काम को पूरा कर ऑटो के जरिए घर वापस आ रहे थे तभी एक ट्रक जिसकी ब्रेक फेल थी वो उस ऑटो से जाकर टकराया और उस हादसे में मेरे माता पिता की मौत हो गई। खैर मैं अपने घर में था, लेकिन मेरा बेटा आर्यन वो मुझसे नाराज था। उसका कहना था कि पिताजी, मैंने आपको पहले ही कॉल पे कह दिया था ना कि आते वक्त आप मेरे लिए एक टॉय इलेक्ट्रिक बाइक लेकर आना। यहाँ कई बच्चों के पास ऐसी बाइक है, पर आप मेरे लिए लेकर ही नहीं आए। वो नाराज था, लेकिन मैं करता भी क्या। एक मजदूर की कमाई इतनी थोड़ी ना होती है कि वो अपने परिवार वालों के सभी सपनों को पूरा कर सके। शाम का वक्त हो चला था। मैं खाना खाया और अपने बेड पे जाकर लेट गया। वो किताब जो मैं अपने साथ लेकर आया था वो वहीं मेरे बगल में टेबल पे रखा हुआ था। मैं उसे पढ़ना तो चाहता था, लेकिन मुझे नींद काफी ज्यादा आ रही थी। मैं सोचा कि कल सुबह होते ही पढ़ लूंगा। यही सोचकर मैं सो गया। लेकिन रात के लगभग 1 बजे के करीब जब मैं सो रहा था तभी मुझे ऐसा लगा कि किसी ने इस कमरे की लाइट को ऑन किया है। वो होता है ना, आप भले ही अपनी आंखों के पलके बंद कर रखे हों, लेकिन जब आपकी आंखों पर रोशनी पड़ती है तो आपको पता चल ही जाता है। मेरी भी नींद खुल चुकी थी। मैं अपने बेड पे उठ बैठा था, लेकिन जो मैंने देखा उसे देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान था। यहाँ कमरे की लाइट ऑन नहीं थी, बल्कि यहाँ टेबल पे रखा यह किताब जो मैं अपने साथ उस लाइब्रेरी से लेकर आया था, वो किताब चमक रही थी। उससे थोड़ी थोड़ी पीली रंग की रोशनी बाहर निकल रही थी और मैं हैरान था। किताबें चमकती नहीं, ये किताब कैसे चमक सकती है? क्या मैं सपना देख रहा हूं? मैं चूटी काट के देखा, अपने आप को चूटी काटा। मुझे दर्द हो रहा था। मतलब मैं कोई सपना नहीं देख रहा था, ये सच्चाई थी। मेरे सामने रखा टेबल पे ये किताब चमक रही थी और मैं हैरान था। किताबें चमकती नहीं। मैं उस किताब को पढ़ना चाहता था। आखिर कैसी किताब है ये चमक रही है। मैं उस किताब को अपने हाथ में पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही मैं उस किताब को हाथ लगाया, उस किताब से निकल रही तेज रोशनी वो आना काफी कम हो गई थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। किताब के ऊपर बनी राक्षस की तस्वीर, उसकी आंखें अब भी लाल लाल चमक रही थी और अब मैं उस किताब के पन्नों को उलटना शुरू हो गया। मैं उस किताब को पढ़ना चाहता था। यहाँ कमरे में पूरी तरह से अंधेरा था, लेकिन इसके बावजूद भी इस किताब के पन्नों में लिखे गए ये काले काले अक्षरों में शब्द मैं उसे साफ साफ पढ़ पा रहा था। इस किताब के पन्ने से थोड़ी थोड़ी पीली रंग की रोशनी बाहर निकल रही थी और मैं उस रोशनी में उन शब्दों को साफ साफ पढ़ पा रहा था।
मैं उस किताब को पढ़ता गया और जब मैं उस किताब को लगभग आधा पढ़ चुका था तब मुझे पता चला इस किताब में लिखा गया था हमारे पृथ्वी के साथ ही एक ऐसी दुनिया बसी है जहां निवात कवच नामक एक राक्षस रहता है। उसके पास अपार धन है। अगर आप उसकी दुनिया में जाना चाहे तो जा सकते हैं, उससे धन मांग सकते हैं, लेकिन वो आपको धन देने के बदले आपसे आपकी उम्र लेगा। वो राक्षस आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आपको मारेगा काटेगा नहीं, आपका खून नहीं पिएगा, लेकिन वो राक्षस आपको धन देने के बदले आपसे आपकी उम्र लेगा। अगर आप उस राक्षस की दुनिया में जाना चाहे तो जा सकते हैं, उससे धन मांग सकते हैं। उस राक्षस की दुनिया में जाने के लिए हमारे पृथ्वी पे ही कई दरवाजे हैं। वो खास तरह का दरवाजा है जो निश्चित समय पे खुलता है। मैं उस किताब में उन जगहों के नाम को देख रहा था जहां पे ये खास तरह के दरवाजे हैं, जिस दरवाजे के जरिए उस राक्षस की दुनिया में जाया जा सकता है। मैं वहां एक एक कर सभी जगहों के नाम को देखे जा रहा था। उस किताब में कई ऐसे जगहों की जानकारी थी जो इंडिया में नहीं बल्कि अलग अलग देशों में है। मैं भारत में कोई ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहां पे वो खास तरह का दरवाजा खुलता हो, जिस दरवाजे के जरिए मैं उस राक्षस की दुनिया में जा पाऊं। मैं ढूंढता गया, मैं उस किताब में देखता गया और मुझे एक जगह ऐसी मिल भी गई जिसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता है। इस किताब में लिखा गया था यहाँ बिहार में एक ऐसा छोटा सा गांव बसा है जिसके बाहर वाले पहाड़ियों पे नीले रंग के पानियों का झरना बहता है। उसी पहाड़ी को पार करने के बाद एक ऐसा पहाड़ आता है जिसके ऊपर सफेद रंग के फूलों का चादर बिछी होगी। उस पूरे पहाड़ पे सफेद रंग के फूलों का चादर बिछी होगी और उसी पहाड़ पे देखना है उसके ऊपर चोटी पे एक बरगद का पेड़ होगा। उस पूरे पहाड़ पे उस बरगद के पेड़ के अलावा दूसरा कोई पेड़ नहीं है, बस पूरे पहाड़ पे सफेद रंग के फूल ही फूल होंगे और एक बरगद का पेड़। वही पेड़ है उस राक्षस की दुनिया में जाने का दरवाजा। उस बरगद के पेड़ के पत्ते हर शनिवार की रात चमकते हैं और तभी जब उस पेड़ के पत्ते चमक रहे हों तभी उस पेड़ पे बनाए गए हथेली के निशान पे अपने दोनों पंजों को रखना है। उस पेड़ के तने में 2 हथेली के निशान बनाए गए होंगे। उस हथेली के निशान पे अपने दोनों हाथों के पंजों को रखना है। ऐसा करते ही उस पेड़ में एक बड़ा सा दरवाजा खुलेगा जिससे पीली रंग की रोशनी बाहर निकल रही होगी और उसी रोशनी में आपको जाना है। आप जैसे ही उस पीली रंग की रोशनी के अंदर जाएंगे आप उस राक्षस की दुनिया में पहुंच जाएंगे और फिर आप उस राक्षस से अपनी उम्र के बदले उस राक्षस का खजाना मांग सकते हैं। उस किताब में ऐसा लिखा हुआ था और यह देखकर मैं सन्न था। क्या इस किताब में लिखी गई ये जानकारी सच होगी? यकीनन सच होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी किताब ऐसे चमकती नहीं। ये किताब चमक रही है, मतलब ये किताब बाकी किताबों से अलग है। यकीनन ये किताब दिव्य है। इस किताब में दी गई जानकारी ये भी सत्य होनी चाहिए। क्या मैं इस जगह पे जाऊं, उस राक्षस से अपनी उम्र के बदले खजाना लेने जाऊं? मेरे दिमाग में तरह तरह की बातें चल रही थी। अगर इस किताब में दी गई जानकारी सत्य है, अगर ये राक्षस की दुनिया है, वहां मैं जा सकता हूं, तो मैं उस राक्षस से खजाना भी तो ले सकता हूं अपनी उम्र के बदले। वैसे भी अगर मैं मेहनत करके पैसों को कमाता हूं तो काफी सालों तक मेहनत करने के बाद मैं कुछ पैसों को ही कमा पाऊंगा। उसमें मेरी उम्र भी जाएगी और मुझे मेहनत भी काफी ज्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन वही उम्र अगर मैं उस राक्षस को देता हूं, कुछ सालों का उम्र उस राक्षस को देता हूं, तो राक्षस मुझे उम्र के बदले काफी धन देगा। मैं उस धन से माला माल हो जाऊंगा। मेरे पास उस धन से बहुत सारे रुपए पैसे आ जाएंगे। मेरे दिमाग में तरह तरह की बातें चल रही थी और मैं सोच लिया था कि मैं उस राक्षस की दुनिया में जाऊंगा। रात के 3 बज रहे थे। मैं उस किताब को वहीं टेबल पे रख दिया, बेड पे लेट गया और सोचने लगा, कल तो शुक्रवार है, परसों शनिवार है। मेरे पास सिर्फ 36 घंटे का समय है। इस 36 घंटे में मुझे उस पहाड़ी तक पहुंचना होगा जहां पे वो बरगद का पेड़ है, जिस पेड़ के जरिए मैं उस राक्षस की दुनिया में जा सकता हूं। कल सुबह होते ही मैं उस जगह पे जाने के लिए निकल जाऊंगा। यही सोचते हुए मेरी आंख लग गई। मेरी नींद खुली सुबह के लगभग 6 बजे के करीब। मैं जगते ही अपनी कुछ जरूरत की सामानों को बैग में पैक करना शुरू हो गया और फिर दिन के लगभग 10 बजे के करीब मैं खाना खाकर उस जगह पे जाने के लिए निकल पड़ा। जाने से पहले मेरी वाइफ मुझे पूछ रही थी, कहाँ जा रहे हो? कल ही तो आए थे, इतनी जल्दी शहर जा रहे हो? मैं उसे कह दिया था,
बहुत इमरजेंसी काम आ गया है, शहर जाना जरूरी है, मैं जल्द ही काम को निपटा कर वापस आ जाऊंगा। यही बोलकर मैं घर से बाहर निकल पड़ा था। हालांकि मुझे भी डर था कि कहीं अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी पत्नी, मेरा बेटा आर्यन, उनका क्या होगा। लेकिन मुझे इस किताब पे पूरा यकीन था, इस किताब में दी गई जानकारी पे पूरा यकीन था। जैसा कि इस किताब में लिखा गया था, वो राक्षस नुकसान नहीं पहुंचाता, बस उम्र लेता है, उसके बदले खजाने देता है, सोने चांदी देता है। मैं उसे सिर्फ कुछ ही सालों का उम्र दूंगा और उस उम्र के बदले मैं उस राक्षस से बहुत सारे धन दौलत लेकर आऊंगा। अगर मेरी थोड़ी सी भी जिंदगी बच पाई तो मैं उस जिंदगी से अपने परिवार वालों की जिंदगी अच्छी कर दूंगा। वैसे भी लंबी जिंदगी के होने का क्या फायदा जो हमें काटनी पड़े। हमें जिंदगी जीने के लिए मिलती है, काटने के लिए नहीं। यही सोचते हुए मैं उस गांव की ओर बढ़े जा रहा था, जिस गांव के बाहर वो पहाड़ी है जिसके ऊपर से नीले रंग के पानियों का झरना बहता है। मुझे उस गांव तक पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। सूरज पहाड़ों की आगोश में समा चुका था। मैं उस गांव में पहुंचा और वहां के लोगों से बात करने लगा। मुझे आज रात इसी गांव में निकालना था। उसके बाद कल सुबह होते ही मैं उस पहाड़ पे जाता, मैं उस पहाड़ की ओर निकलता जहां पे वो बरगद का पेड़ है। मैं गांव के लोगों से बात करने लगा। मैं गांव के लोगों से पूछ रहा था कि क्या आप लोग किसी ऐसे राक्षस के बारे में जानते हैं जो आपको उम्र के बदले खजाना देता हो, धन दौलत देता हो। कई गांव वालों का कहना था, हाँ ये कहानी है, ये कहानी मुझे सुनी सुनी लग रही है। गांव के बुजुर्ग मुझे इस कहानी को सुनाया करते थे। वहां कई लोगों का ऐसा कहना था और मैं समझ गया, यकीनन इसके बारे में इस गांव के बुजुर्ग लोगों को पता होगा। मैं उस गांव के सरपंच जी के पास चला गया, उनसे बात करने लगा। उनकी उम्र काफी ज्यादा थी, उनकी उम्र लगभग 65 से 70 वर्ष के करीब होगी। और मैं उनसे पूछ रहा था कि आप किसी ऐसे राक्षस के बारे में जानते हैं जो उम्र के बदले आपको खजाना देता हो, धन दौलत देता हो। तब सरपंच जी का कहना था, हाँ, सालों पहले मेरे दादाजी मुझे ये कहानियां सुनाया करते थे। उनका कहना था ये कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। सालों पहले इस गांव में कोई ऐसा राक्षस आता था जो उम्र के बदले, इंसानों के उम्र के बदले उसे सोने के सिक्के देता था। ये कहानी मेरे दादाजी मुझे सुनाया करते थे। वो मुझसे बार बार कहा करते थे, बेटा ये कहानी नहीं बल्कि इस गांव की सच्चाई है। सालों पहले इस गांव में एक राक्षस आता था। वो मुझसे बार बार ऐसा कहा करते थे, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बात पक्की तौर पे नहीं कह सकता कि ये उम्र लेने वाली राक्षस की बात ये सच है या फिर कोई कहानी। सरपंच जी मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं समझ गया था, यकीनन ये बात सच है, क्योंकि बिना आग लगे धुआं नहीं उठता। अगर ये कहानी होती तो ये कहानी सिर्फ इसी गांव में क्यों सुनाई जाती, किसी और गांव में तो सुनाई जाती ना। मैं समझ गया था मैं सही रास्ते पे हूं। मुझे आज रात इसी गांव में निकालनी थी। मैं पहले से सोच रखा था कि मैं इस गांव के समुदाय भवन में अपनी पूरी रात निकाल लूंगा, लेकिन सरपंच जी बहुत दयालु थे। उनका कहना था, शाम हो चुकी है, आप इस गांव में आए हो, सालों पुरानी कहानी के बारे में पूछ रहे हो। कौन हो तुम? तुम्हारा मकसद क्या है? कहाँ के रहने वाले हो? सरपंच जी मुझसे सब पूछ रहे थे और मैं उनसे कहने लगा, देखिए मैं यही पास के गांव का रहने वाला हूं। मैंने सुना कि इस गांव के बाहर वो जो पहाड़ी है उस पे नीले रंग के पानियों का झरना बहता है। मैं उसी झरने को देखने के लिए इस गांव में आया था। मैं ये राक्षस वाली बात एक किताब में पढ़ा था जो मैं आपसे पूछ रहा था। मेरी ये बात सुनकर वो सरपंच जी मेरी और काफी हैरान भरी नजरों से देखने लगे। उनका कहना था, तुम्हें ये बात कैसे पता कि इस गांव के बाहर वाले पहाड़ियों पे नीले रंग का झरना बहता है? देखो ये बात हम सिर्फ गांव वाले ही जानते हैं और ये बात हम किसी को नहीं बताते। कहा जाता है कि ये बात अगर हम किसी को बता दें तो हमें श्राप लग सकता है, हमारी मौत हो सकती है उस श्राप के कारण। इसी कारण हम ये बात किसी को नहीं बताते। लेकिन तुम्हें ये बात कैसे पता? वो सरपंच जी मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं उन्हें क्या कहता। मैं उनसे कहने लगा, मैं ये बात भी उसी किताब में पढ़ा था जिस किताब में उस राक्षस की जानकारी दी गई थी। सरपंच जी का कहना था, कहाँ है वो किताब? दिखाओ दिखाओ, वो कौन सी किताब है? मैं उन्हें वो किताब दिखाना नहीं चाहता था। वो किताब मेरे बैग में था। मैं सरपंच जी से कह दिया, वो किताब मैं अपने साथ थोड़ी ना लेकर आया हूं। वो तो काफी ज्यादा प्राचीन किताब थी जिसमें मैं इस झरने के बारे में पढ़ा था। तब सरपंच जी का कहना था, हाँ ये बात बिल्कुल सच है। देखो इस गांव के बाहर वाले पहाड़ी पर झरना तो बहता है,
लेकिन उस झरने को तुम शायद ही देख पाओगे। देखो, तुम इस राज के बारे में पहले से जानते हो, इसलिए अगर मैं तुम्हें इस राज के बारे में बता भी दूं तो मुझे श्राप नहीं लगेगा। देखो, वो झरना हर रोज उस पहाड़ी पे रात के लगभग 12 बजे के करीब बहती है, जिसकी पानी जमीन पे गिरते ही जमीन के अंदर समा जाती है। उस झरने का पानी जमीन पे फैलती नहीं, उस पानी से कोई नदी नहीं बनी है, बल्कि जितनी भी पानी जमीन पे गिरती है सभी पानी जमीन में समा जाती है। कहा जाता है कि उस पहाड़ पे भूत प्रेतों के साथ इंसानी भेड़िया का वास है। अगर कोई व्यक्ति रात के वक्त उस पहाड़ी पे चला जाए तो उसकी मौत तय है। सरपंच जी मुझसे ऐसा कह रहे थे और मुझे पूरा यकीन था कि ये इंसानी भेड़िया वाली बात गलत है। अगर ऐसा होता तो उस इंसानी भेड़िया की जानकारी उस किताब में तो दी गई होती ना। उस किताब में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था। मैं सरपंच जी से कहने लगा, देखिए, मैं कल दिन के वक्त उस पहाड़ी पे जाऊंगा, उस पहाड़ी पे घूमूंगा। अगर मैं उस झरने को बहते हुए नहीं देख पाया तो कोई बात नहीं, मेरी जान के ऊपर कोई खतरा तो नहीं होगा ना। तो सरपंच जी का कहना था, हाँ, दिन के वक्त तो तुम उस पहाड़ी पे जा सकते हो, लेकिन दिन में भी तुम्हारे जान के ऊपर खतरा तो थोड़ा बहुत रहेगा। देखो, इस गांव के लोग दिन में भी उस पहाड़ी के आसपास भी नहीं जाते। कहा जाता है कि उस पहाड़ी पे इंसानी भेड़िया रहता है जो इंसानों को जान से मार देता है। अब तुम जाओगे वहां पे तो थोड़ा संभल कर जाना। वैसे भी तो रात के 8 बज चुके हैं, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर में रुक सकते हो। सरपंच जी मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया। सरपंच जी मुझे अपने साथ लेकर अपने घर के अंदर आ गए। मैं खाना खाया और वो पूरी रात में सरपंच जी के घर में निकाला। सुबह होते ही मैं उस पहाड़ की ओर बढ़ चला जिसके ऊपर वो बरगद का पेड़ है। आज शनिवार का दिन है। आज की रात ही उस बरगद के पेड़ में वो दरवाजा खुलेगा जिसके जरिए मैं उस राक्षस की दुनिया में जा सकता हूं। दिन के लगभग 9 बजे का समय था। मैं उस पगडंडी वाले रास्ते पे चलता हुआ जंगल के अंदर की ओर बढ़े जा रहा था। इस जंगल को पार करने के बाद ही मैं उस पहाड़ी तक पहुंच पाता जिसके ऊपर वो नीले रंग के पानियों वाला झरना बहता है। मैं चलता हुआ उस पगडंडी वाले रास्ते पे आगे बढ़े जा रहा था। मुझे कुछ दूर तक वो पगडंडी वाला रास्ता मिला। आगे वो पगडंडी वाला रास्ता भी जैसे खत्म हो चुका था। आगे झाड़ियां ही झाड़ियां थी और अब मुझे झाड़ियों को चीरता हुआ जंगल के अंदर की ओर बढ़ना था। ऐसे ही मैं झाड़ियों को चीरता हुआ जंगल के अंदर की ओर बढ़ता गया और कुछ ही देर में मैं उस पहाड़ी तक भी पहुंच आया जिसके ऊपर वो झरना बहा करता है। यहाँ पहाड़ के ऊपर झरना बहने के निशान बने हुए थे। पत्थरों पे पानी गिरने की वजह से निशान बन जाते हैं, ठीक ऐसे निशान यहाँ के पहाड़ पे बने हुए थे, जिसे देखने के बाद साफ साफ पता चल रहा था कि कभी इस पहाड़ पे झरना बहा करता होगा। अभी दिन के वक्त इस पहाड़ पे झरना नहीं बह रहा था, जैसा कि सरपंच जी का कहना था कि रात के लगभग 12 बजे के करीब ही वो नीले रंग के पानियों वाला झरना बहता है जिसकी पानी जमीन में समा जाती है। यहाँ इस पहाड़ी पे जमीन पे झरने का पानी गिरने का निशान साफ साफ बना हुआ था, जिसे देखकर मैं समझ गया कि मैं सही रास्ते पे हूं। मुझे इस पहाड़ी को पार करना था। इस पहाड़ी को पार करने के बाद वो पहाड़ आता जिसके ऊपर वो बरगद का पेड़ है। मैं इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ना शुरू हो गया। कुछ ही घंटे में मैं इस पहाड़ी को भी पार कर दिया और इस पहाड़ी को पार करते ही सामने एक ऐसा पहाड़ था जिसे देखकर मैं अपनी नजरें हटा तक नहीं पा रहा था। ऐसा पहाड़ मैं अपने पूरे जीवन में पहली बार देख रहा था। यहाँ पूरे पहाड़ पे छोटे छोटे सफेद रंग के फूल उगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि पूरे पहाड़ पे सफेद रंग के फूलों की चादर बिछी है। उसी पहाड़ की चोटी पे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था जो देखने में बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन यहाँ पहाड़ पे ये छोटे छोटे सफेद रंग के फूल जो मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। मैं चलता हुआ उस पहाड़ के काफी नजदीक पहुंचा। यहाँ वातावरण में एक अलग ही प्रकार की खुशबू फैली हुई थी। ये खुशबू इन फूलों से निकली थी और मुझे अब इस पहाड़ की चोटी के ऊपर चढ़ना था। इस पहाड़ की चोटी पे वो बरगद का पेड़ था। वो पेड़ दिन में तो देखने में बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन मैं जानता था यही है वो बरगद का पेड़ जिसमें वो खास तरह का दरवाजा खुलेगा, जिस दरवाजे के जरिए मैं उस राक्षस की दुनिया में जा सकता हूं। मैं उस पहाड़ की चोटी पे चढ़ना शुरू हो गया। दिन के लगभग 4 बजे का समय था। मैं इस पहाड़ की चोटी पे चढ़ चुका था। यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और मैं वहीं उस बरगद के पेड़ के सामने खड़ा उस बरगद के पेड़ को देखे जा रहा था। इस बरगद के बड़ी बड़ी लंबी बेलें जो जमीन को छू रही थी। मैं उस बरगद के तने में देखने लगा। जैसा कुछ किताब में लिखा गया था
कि बरगद के तने में हथेली के 2 निशान बने होंगे, जिसके ऊपर मुझे अपने दोनों हाथों को रखना है, तब जाकर इस बरगद के पेड़ में वो दरवाजा खुलेगा। मैं उस बरगद के पेड़ के तने में देख रहा था। सच में पेड़ के तने में हाथों के पंजों के 2 निशान बने हुए थे, जिसके ऊपर मुझे अपने दोनों हाथों के पंजे रखने थे, तब जाकर इस पेड़ में दरवाजा खुलता। मैं खुश था, मैं सही जगह पे हूं। मैं वहीं बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया और रात होने का इंतजार करने लगा। रात होते ही इस पेड़ के पत्ते चमकेंगे और तब जाकर मुझे इस निशान पे अपने दोनों हाथों को रखना है। मैं वहीं बरगद के पेड़ के नीचे बैठा रहा। कुछ ही देर में रात हो गई। रात होते ही इस बरगद के पेड़ के पत्ते वो धीरे धीरे कर चमकना शुरू हो गए थे। उससे मध्यम मध्यम सी पीली रंग की रोशनी निकल रही थी और मैं खुश था। अब मुझे इन दोनों पंजों वाले निशान पे अपने हाथ को रखना है, अपने दोनों पंजों को रखना है। ऐसा करते ही इस पेड़ में एक बड़ा सा दरवाजा खुलेगा, जिससे पीले रंग की रोशनी बाहर निकलेगी, काफी तेज रोशनी बाहर निकलेगी। मुझे उस रोशनी के अंदर जाना है। मैं अपनी जगह पे उठ खड़ा हुआ और उस दोनों निशान पे, पंजों के दोनों निशान पे अपने दोनों हाथों को रख दिया, अपने दोनों हाथों के पंजों को रख दिया। लेकिन उस बरगद के पेड़ में दरवाजा तो खुला ही नहीं। मैं ये बार बार कोशिश करता रहा, उस पेड़ के ऊपर पंजों वाले निशान पे अपने दोनों हाथों को रखता रहा, लेकिन उस पेड़ में कोई दरवाजा नहीं खुला। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। क्या उस किताब में दी गई जानकारी झूठी थी? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। अगर ये पेड़ यहाँ पे है, ये पहाड़ यहाँ पे है, तो ये जानकारी भी सच होगी। ये दरवाजा खुलना चाहिए। मैं बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन उस पेड़ में कोई दरवाजा नहीं खुल रहा था। अब मैं थक हार कर जमीन पे बैठ चुका था। मैं समझ चुका था इस किताब में दी गई जानकारी झूठी है। इस पेड़ में कोई दरवाजा नहीं खुलने वाला। मैं वहां कुछ देर तक बैठा रहा और कुछ देर बाद उस पेड़ के ऊपर बना वो पंजे का निशान वो चमकना शुरू हो गया था और ये देखते मेरी आंखें फैल गई। मैं समझ चुका था यकीनन अब इस पंजे के निशान पे मुझे अपने दोनों हाथों को रखना है, तब जाकर इस पेड़ में कोई दरवाजा खुलेगा। उस समय ये पंजे का निशान चमक नहीं रहा था, अब ये चमकना शुरू हो गया है। यकीनन अब मुझे अपने दोनों हाथों को इस पंजे पे रखना चाहिए। मैं उठ खड़ा हुआ और मैं अपने दोनों हाथों को उस पंजे के निशान पे रख दिया। ऐसा करते ही मेरे कान पे काफी तेज कड़कड़ाहट की आवाज सुनाई पड़ी थी। ऐसा लगा था कि जैसे पेड़ का कोई मोटी टहनी टूटा हो। देखते देखते उस बरगद के तने में एक बड़ा सा दरवाजा खुला था, जिससे पीली रंग की काफी तेज रोशनी मेरी आंखों पे पड़ना शुरू हो गई थी और मैं अपने कदम धीरे धीरे कर आगे बढ़ाना शुरू हो गया। मैं जानता था यही है वो दरवाजा जिसके जरिए मैं उस राक्षस की दुनिया में जा सकता हूं। मैं अपने कदम धीरे धीरे कर आगे की ओर बढ़ाता गया और कुछ ही देर बाद मुझे काफी तेज झटका लगा। मेरी आंखें वो एक पल को पूरी तरह से बंद हो गई थी। मेरी पलकों के ऊपर पड़ने वाली वो पीली रंग की रोशनी वो पूरी तरह से अंधेरे में बदल गया था और जब मैं अपनी आंखों को खोला तो मेरे सामने का दृश्य बदला बदला था। आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे, बिजलियां चमक रही थी और जमीन पूरी तरह से काली। जहां तक मेरी नजर जा रही थी वहां तक की जमीन पूरी तरह से बंजर थी। जमीन पे ना तो कोई पेड़ उगा हुआ था, ना ही पौधे थे, यहाँ तक कि छोटे छोटे घास भी जमीन पे उगे हुए नहीं थे। तेज तेज हवाएं चले जा रही थी और उस तेज हवा के साथ जमीन पे काले रंग के धूल उड़ रहे थे। वो धूल मेरी आंखें बंद करने पे मुझे मजबूर कर रहे थे और मैं समझ चुका था यही है वो राक्षस की दुनिया। मुझे यहाँ पे उस राक्षस की तलाश करना होगा। मेरी नजर जहां तक जा रही है वहां तक ना तो मुझे कोई घर दिख रहा है, ना तो पेड़ दिख रहे हैं। आखिर मैं यहाँ उस राक्षस की तलाश कैसे कर पाऊंगा? मेरी आंखें बार बार बंद हो रही थी तेज हवाओं के कारण, धूल के कारण मेरी आंखें बार बार बंद हो रही थी, लेकिन मुझे आगे तो बढ़ना था। मैं अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। यहाँ आसमान में कड़कने वाली बिजलियों की आवाज जो मुझे अंदर तक डरा रहे थे। तेज तेज हवाएं चल रही थी जो मुझे एक और धक्का देने को थी, लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपने कदम आगे बढ़ाए जा रहा था। मैं कुछ दूर तक चलता रहा और कुछ दूर आगे चलने के बाद मेरी नजर एक महल के ऊपर गई। वो महल मेरे सामने ही बना हुआ था, कुछ ही दूरी पर बना हुआ था, जो बिल्कुल सोने का लग रहा था। मैं अपनी पूरी आंखें खोलकर उस महल को देख तक नहीं सकता था। यहाँ इतनी धूल उड़ रही थी, हवाओं के साथ इतनी धूल उड़ रही थी, लेकिन मैं
अपनी थोड़ी सी खुली आंखों से देख पा रहा था। ये महल पूरी तरह से सोने का लग रहा था और मैं समझ गया यकीनन इसी महल में रहता होगा वो निवात कवच नामक राक्षस। मैं अपने कदम तेजी से उस महल की ओर बढ़ाने लगा। यहाँ चल रही तेज तेज हवाएं वो मुझे एक और धक्का देने को थी, लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपने कदम तेजी से उस महल की ओर बढ़ाते गया और कुछ ही देर में मैं उस महल के दरवाजे तक पहुंचाया था। इस महल का दरवाजा खुला हुआ था और मैं चलता हुआ महल के अंदर चला गया। मेरे महल के अंदर जाते ही पूरे महल में हंसी की आवाज गूंज पड़ी थी। ये काफी तेज हंसी की आवाज थी और मैं जानता था ये निवात कवच नामक राक्षस की हंसी होगी। इस महल में यकीनन वही राक्षस रहता होगा। मुझे उस किताब में दी गई जानकारियों पर पूरा भरोसा था। वो राक्षस मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं अपने कदम उस महल के अंदर की ओर बढ़ाए जा रहा था और जब मैं उस महल के अंदर उस जगह पे पहुंचा जहां पे एक बड़ा सा सिंहासन बना हुआ था, तब मैंने देखा वहीं सिंहासन के सामने एक बड़ा सा लंबा चौड़ा अजीब सा दिखने वाला प्राणी खड़ा था। इसकी हाइट लगभग 10 से 12 फुट के करीब होगी, जिसका पेट काफी बाहर तक निकला हुआ था। इसके चेहरे पे 2 आंखें नहीं बल्कि 4 आंखें थी। 2 आंखें तो चेहरे पे और 2 आंखें इसके सर के ऊपर थी। ये देखकर मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन मैं जानता था ये राक्षस मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं उस राक्षस के सामने खड़ा रहा। ये राक्षस देखने में बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा उस किताब के ऊपर वाले पन्ने पे उस राक्षस की तस्वीर बनी हुई थी। इसकी भी आंखें लाल चमक रही थी और इसने भी अपने कंधे पे एक बड़े से तलवार को रखा हुआ था। मैं उसके सामने डटकर खड़ा रहा और तब जाकर वो राक्षस मुझे घूरते हुए कहने लगा, क्यों आए हो? क्या तुम्हें भी खजाना चाहिए? देखो मैं तुम्हें पहले ही कह देता हूं, मैं खजाना देने के बदले तुम्हारी उम्र लूंगा। वो राक्षस मुझसे सा कह रहा था और मैं उसकी बातों को चुपचाप सुन रहा था। वो राक्षस कहने लगा, बोलो क्या हुआ, तुम बोलते क्यों नहीं? देखो मैं तुम्हें बहुत सारा खजाना दूंगा, धन दूंगा, लेकिन उसके बदले मैं तुम्हारी उम्र लूंगा। वो राक्षस बार बार मुझसे ऐसा कह रहा था और मैं संकोच में था। मैं इससे क्या कहूं, कितनी उम्र दूं इसे? मैं उसे कहने लगा, देखिए मैं यहां पे आपसे धन लेने के लिए ही आया हूं, खजाना लेने के लिए ही आया हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरी ज्यादा उम्र ना ले, मेरी कम से कम उम्र ले और मुझे खजाना भी बहुत ज्यादा दे, जिससे मेरी पूरी जिंदगी ऐशो आराम से बीत सके। मेरी ये बात सुनकर वो राक्षस काफी तेज तेज हंसने लगा था। उसका कहना था, देखो मैं इंसानों को खजाना देने के बदले उसकी बस 5 साल की उम्र छोड़ता हूं और तुम कह रहे हो कि आप मेरी कम से कम उम्र ले और मुझे खजाना भी ज्यादा से ज्यादा दे। लालची हो? कोई बात नहीं, इसका भी एक उपाय है मेरे पास। वो इतना बोलते हुए अपनी आंखों को बंद कर चुका था और देखते देखते उसके हाथ में एक बड़ी सी संदूक आ गई। वो मुझे देते हुए कहने लगा, लो ये संदूक लो, इसमें सोने का सिक्का भरा हुआ है। देखो अभी सौदा कर लो, तुम्हें अपनी उम्र के बदले ये खजाने लेने हैं या फिर नहीं, ये सोने के सिक्के लेने हैं या नहीं। वो राक्षस मुझसे ऐसा कह रहा था और मैं खुश था। इतनी बड़ी संदूक में सोने के सिक्के भरे हुए हैं, इतने में तो मैं बहुत माला माल हो जाऊंगा, करोड़ों का मालिक बन जाऊंगा। अगर मैं ये सभी सोने के सिक्के बेचूंगा उससे मेरे पास अपार धन आ जाएगा। वो राक्षस मुझसे बार बार कह रहा था, बोलो क्या करना है तुम्हें? अगर तुम चाहो तो ये सौदा अभी भी ठुकरा सकते हो, मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में सही सलामत भेज दूंगा। वो राक्षस बार बार मुझसे ऐसा कह रहा था और मैं उसे ना नहीं कहना चाहता था। मैं उससे कह दिया, हाँ मुझे ये सौदा मंजूर है। देखो तुम मेरी उम्र के बदले ये खजाने मुझे दे दो। मेरी ये बात सुनकर वो राक्षस हंसने लगा था। उसका कहना था, ठीक है तो मैं ये सौदा पक्का समझू ना। मैं भी उसे हामी भर चुका था। तब वो राक्षस मुझे अपनी संदूक को देते हुए कहने लगा, ये लो संदूक, देख लो इसमें सोने के सिक्के भरे हुए हैं या नहीं। बाद में मुझे ये मत कहना कि वो राक्षस मुझे ठग लिया। मैं भी उस संदूक को खोलकर देखा। सच में उस पूरे संदूक में सोने के सिक्के भरे हुए थे। तब उस राक्षस का कहना था, तो ठीक है सौदा पक्का है ना? बैठो, तुम इस संदूक के ऊपर बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में पहुंचा देता हूं।
मैं भी उस संदूक के ऊपर बैठा। तब उसका कहना था, अपनी आंखें बंद करो। मैं अपनी आंखों को बंद किया था और तब मेरे कान पे एक आवाज पड़ी थी। उस राक्षस ने शायद अपनी चुटकी को बजाया था और उसके चुटकी बजाते ही मुझे काफी तेज झटका लगा। ऐसा लगा था कि मेरे नीचे की जमीन खिसकी हो। और जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा मैं अपने कमरे में था। मैं अभी उसी संदूक के ऊपर था और मैं बहुत ज्यादा खुश था। मैं अपनी दुनिया में आ चुका था। मैं उस संदूक को खोलकर देखा, उसमें अभी सोने के सिक्के भरे हुए थे। मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था। अब मैं सोना चाहता था। मैं वहीं बेड पे लेट गया और कुछ ही देर में मेरी आंख लग गई। मेरी नींद खुली सुबह के लगभग 7 बजे के करीब, जब मेरी पत्नी मुझे जगा रही थी। उसका कहना था, आप इस कमरे के अंदर कैसे आ गए? मैं तो घर के दरवाजे को बंद कर रखी थी। आप इस कमरे में कब आकर सो गए? आप तो शहर गए थे ना। वो मुझसे सवाल किए जा रही थी और मैं उससे कहने लगा, वो सब छोड़ो, देखो इस संदूक में कितने सोने के सिक्के हैं। मेरी ये बात सुनकर जब उसने भी उस संदूक को खोलकर देखा तो उसे देखते वो दंग रह गई। उसका कहना था, इतने सोने के सिक्के आप कहां से लेकर आए? क्या कहीं पे चोरी की है? मैं उससे कहने लगा, क्या चोरी करने पे इतने सोने के सिक्के मुझे मिल सकते हैं? इतने सोने के सिक्के किसी अमीर व्यक्ति के पास भी नहीं होंगे। तो उसका कहना था, तो कहां से लेकर आए? मैं उसे सच्चाई नहीं बताना चाहता था। मैं उसे कह दिया, मैं खजाने की तलाश में गया था। एक पेड़ के नीचे जमीन में यह संदूक दबा हुआ था, वहीं से मैं इस संदूक को निकाल कर लेकर आया हूं। मेरी ये बात सुनकर मेरी पत्नी निर्मला वो थोड़ी थोड़ी डर गई थी। उसका कहना था, देखिए ऐसे खजाने श्रापित होते हैं, इसका इस्तेमाल करने से आपको बहुत नुकसान पहुंच सकता है, हमें नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन मैं उसे समझा रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा तुम ही बताओ, इस सोने के सिक्के में मैं इसी तरह के कोई अलग से सोने का सिक्का मिला दूं तो क्या तुम उस सोने के सिक्के को ढूंढ पाओगी जो मैं अलग से मिलाया हूं? नहीं ना। देखो, हम इस सोने की सिक्के की मदद से बहुत अमीर होने वाले हैं। हमारे ऊपर के सारे कर्ज खत्म हो जाएंगे, हमारे पास बड़ा घर होगा, बड़ी गाड़ियां होगी, हम अपने सारे सपने को पूरा कर पाएंगे। मेरी पत्नी भी खुश थी। उसका कहना था, बस हमारे ऊपर कोई विपदा न आए। समय बीता और दिन के लगभग 10 बजे के करीब मैं उस संदूक से कुछ सोने के सिक्के को लेकर शहर चला गया। मैं उसे शहर में बेच दिया और उसके बदले मुझे काफी पैसे मिल गए। मैं उस पैसे को लेकर घर आ गया। अब मैं उन पैसों से सबसे पहले अपने ऊपर के कर्ज खत्म किया। इसके बाद भी मेरे पास कुछ पैसे बच गए थे। मैं बचे हुए पैसे से गांव में बड़ी सी जमीन खरीदना चाहता था। वही गांव में जमीन बिक्री थी। मैं उस जमीन के मालिक से बात किया और उसे पैसे देकर वो जमीन अपने नाम करवा लिया। कागजी कार्रवाई कुछ ही दिनों में पूरी हो जाती और मैं बहुत ज्यादा खुश था। रात के 11 बजने को थे। मैं अपने घर पहुंचा, खाना खाया और अपने कमरे में जाकर लेट गया। मैं बेड पे लेटा सोच रहा था, सब कुछ तो सही चल रहा है, बस ऐसे ही चलता रहे। कुछ ही दिनों में मैं बड़ा घर बना लूंगा, बड़ी गाड़ियां खरीद लूंगा, उसके बाद गांव में ही कोई कारोबार शुरू कर दूंगा जिससे हमारे कमाने का जरिया शुरू हो जाएगा। यही सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। मेरी नींद खुली सुबह के लगभग 7 बजे के करीब। लेकिन जब मेरी नींद खुली और मैं अपने बेड से नीचे उतरने को हुआ, मैं घबरा गया। मेरे घुटनों में दर्द हो रहा था और ये दर्द इतनी तेज थी कि मैं सही से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। मैं काफी ज्यादा घबराया हुआ था। कहीं मेरी उम्र अचानक से बढ़ तो नहीं गई, मैं बूढ़ा तो नहीं हो गया जैसा कुछ राक्षस का कहना था। मैं उम्र के बदले खजाना देता हूं, सोने के सिक्के मैं उम्र के बदले देता हूं। कहीं वो मेरी पूरी उम्र ही तो नहीं ले लिया, एक ही बार में मुझे बूढ़ा तो नहीं कर दिया। मेरे दिमाग में बहुत तरह के सवाल उठ रहे थे। मैं किसी तरह से चलता हुआ कमरे में लगे हुए आईने तक पहुंचा और जब आईने में अपने चेहरे को देखा, मेरा चेहरा तो बिल्कुल पहले जैसा ही था। मैं बूढ़ा नहीं हुआ था, मेरी उम्र नहीं बढ़ी थी, मैं तो बिल्कुल हट्ठा कट्ठा जवान लग रहा था। लेकिन मेरे घुटनों में यह दर्द काफी तेज हो रही थी। मैं समझ नहीं पाया। हो सकता है मैं चलता हुआ उस राक्षस की दुनिया तक गया हूं। ज्यादा चलने की वजह से मेरे घुटनों में दर्द होने लगी है। मुझे आराम की जरूरत है। मैं किसी तरह से चलता हुआ अपने बेड तक पहुंचा और वहीं बेड पे बैठ गया। मेरी पत्नी मेरे लिए चाय लेकर आई और वो मुझे घुटनों को पकड़े हुए देख कहने लगी, क्या हुआ,
आप अपने घुटनों को क्यों पकड़े हुए हैं? मैं उससे कहने लगा, पता नहीं, मेरे घुटनों में काफी तेज दर्द हो रही है। तो उसका कहना था कि आपको घुटनों में चोट लगी है। मैं उसे कहने लगा, नहीं नहीं, चोट नहीं लगी है, लेकिन मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। तो उसका कहना था, देखिए, यह कोई बड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है, चलिए आज ही मैं आपको डॉक्टर के पास दिखा देती हूं। मैं भी उसे कहने लगा, ठीक है, दिखा दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा चलने की वजह से मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, ये जल्दी ठीक हो जाएगी। समय बीता और दिन के लगभग 10 बजे के करीब मैं अपने साथ कुछ सोने के सिक्के को लेकर मैं एक ऑटो के जरिए शहर पहुंचा। हालांकि अभी भी मुझे चला नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी मैं किसी तरह से शहर पहुंचा, सोने के सिक्के को बेचा और उससे जो मुझे पैसे मिले उन पैसों से मैं एक नई कार खरीद लिया। उस कार को चलाता हुआ मैं अपने घर पहुंचा। मेरे सपने धीरे धीरे कर पूरे होते जा रहे थे। मैं बहुत ज्यादा खुश था। जल्दी मैं अपने और अपने परिवार वालों के सारे सपने पूरे कर दूंगा। रात के 10 बज चुके थे। मैं खाना खाया और अपने कमरे में जाकर लेट गया। मेरी नींद खुली सुबह के लगभग 6:30 बजे के करीब। मैं जगते ही अपने बेड से नीचे उतरा। अभी भी मेरे घुटनों में दर्द हो ही रहा था। मैं चलते हुए आईने के पास गया और जब मैं आईने में अपने चेहरे को देखा, उसे देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। मेरे सर का बाल, मेरी दाढ़ी थोड़ी थोड़ी सफेद होने लगी थी। मेरे नाखून वो काफी बड़े बड़े हो गए थे और ये देखते मैं समझ गया मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरे घुटनों में दर्द हो रही है। ये दर्द मेरे लंबे समय तक चलने की वजह से नहीं हो रही। यकीनन मेरी उम्र काफी तेजी से बढ़ रही है। मेरे घुटनों में अचानक से इतनी तेज दर्द होना, मेरे सर के बाल सफेद होना, दाढ़ी सफेद होना, मेरी नाखून इतनी तेजी से बढ़ना, यकीनन मेरी उम्र काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। मैं जैसे जैसे उस संदूक के सिक्के को खर्च कर रहा हूं, वैसे वैसे मेरी उम्र बढ़ रही है। वो राक्षस मुझसे सोने के संदूक के बदले मेरी उम्र ने लिया था, लेकिन अब मेरी उम्र ले रहा है। मैं जैसे जैसे सोने के सिक्के को खर्च करता जाऊंगा, वैसे वैसे वो राक्षस मेरी उम्र लेता जाएगा। ये मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मैं उस राक्षस को कितनी उम्र दूं। मैं जितना ज्यादा उस संदूक से सोने के सिक्के को खर्च करूंगा, मैं उतना ही ज्यादा उस राक्षस को अपनी उम्र दूंगा। मैं डर चुका था। मैं अब एक भी सोने का सिक्का उस संदूक से खर्च नहीं करने वाला। मेरा दाढ़ी सफेद हो गया है, मेरा बाल सफेद हो गया है, मेरे घुटने उसमें काफी तेज दर्द रहने लगी है। अगर मैं और उस संदूक के सोने के सिक्के का इस्तेमाल किया तो मैं मौत के कगार तक पहुंच जाऊंगा। मैं किसी तरह से चलता हुआ अपने बेड पे जाकर बैठ गया। मेरा मन मान नहीं रहा था। मन बार बार कर रहा था कि बस एक बार और उस संदूक से सोने के सिक्के का इस्तेमाल कर लूं, उससे हमारी जिंदगी सेट हो जाएगी। अभी मैं घर नहीं बनवा पाया हूं, कारोबार शुरू नहीं कर पाया हूं, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, अब मैं कमा भी नहीं सकता। ऐसे में मेरी बाकी की जिंदगी, हमारे परिवार की जिंदगी कैसे चलेगी? मुझे एक बार सोने के सिक्के का इस्तेमाल करना ही होगा। उससे मैं घर बनवा दूंगा, कोई अच्छा सा कारोबार शुरू कर दूंगा, फिर हमारी जिंदगी सेट हो जाएगी। यही सोचकर मैं आज फिर से कुछ सोने के सिक्के को शहर में बेच दिया। उसे जो मुझे पैसे मिले, उनमें से कुछ पैसे मैं एक ठेकेदार को घर बनाने के लिए दे दिया। बाकी बचे पैसों से मैं नया कारोबार शुरू करना चाहता था। अभी तक तो सब सही चल रहा था। समय बीतता गया और बस कुछ ही दिनों में मेरे शरीर पे झुर्रियां पड़ गई। मेरे सर के बाल, मेरी दाढ़ी वो पूरी तरह से सफेद हो गए। गांव के लोग वो मुझे पहचान तक नहीं पा रहे थे। कई लोगों का कहना था, तुम्हें हो क्या गया है? तुम इतने बूढ़े क्यों दिखने लगे हो? क्या तुम्हें कोई बीमारी लग गई है? मैं उससे क्या कहता? मैं काफी ज्यादा बूढ़ा दिखने लगा था। मैं 33 साल की उम्र में, मेरी उम्र लगभग 55 से 60 वर्ष के करीब लगने लगी थी। मेरी पत्नी वो मुझसे बार बार कहा करती, देखिए शायद आपको कोई बीमारी लग गई है, चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास दिखा देती हूं। लेकिन मैं उससे कह देता, इसका कोई फायदा नहीं होगा, शायद मुझे उस खजाने का श्राप लगा है। तुम कहा करती थी ना कि ऐसे गले हुए खजाने श्रापित होते हैं, शायद तुम्हारी बात सच थी। लेकिन मेरी पत्नी का कहना होता, नहीं नहीं, शायद आपको कोई बीमारी लगी है, आप एक बार डॉक्टर को दिखाइए तो। मैं उसके कहने पे डॉक्टर को दिखाया भी, लेकिन डॉक्टर भी हैरान थे।
उनका कहना था, नहीं नहीं, इनकी उम्र 33 साल हो ही नहीं सकती, इनकी उम्र तो 50 से 55 वर्ष के करीब होनी चाहिए। इनके शरीर में कैल्शियम की काफी मात्रा में कमी हुई है, जिस कारण इनके हड्डियों में दर्द होना शुरू हो गया है। देखिए, इन्हें ये दवाइयां खिलाइए, इससे इनके हालत में थोड़ा सुधार आएगा। डॉक्टर मेरी पत्नी से ऐसा कह रहे थे और निर्मला भी हैरान थी, उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। समय बीतता गया। मैं ठान लिया था कि अब उस संदूक से मैं एक भी सोने का सिक्का नहीं निकालूंगा। घर तो बन चुका है, मैं गांव में एक कपड़े का दुकान दे चुका हूं, इससे हमारी कुछ कमाई हो जाएगी। समय बीतता गया, लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मेरा बेटा आर्यन, वो घर में सीढ़ियों पे खेल रहा था और अचानक उसकी पैर फिसली। वो सीढ़ी से नीचे गिर चुका था, उसके सर में काफी तेज चोट आई थी। मैं उसे अस्पताल में भर्ती करवाया और डॉक्टर का कहना था, देखिए इसका ऑपरेशन करना होगा, 50 लाख खर्च आएगा, आप पैसे जमा कीजिए, मैं इसका ऑपरेशन शुरू करता हूं। मेरे पास 50 लाख कहां से आते? इतने पैसे थोड़ी ना थे मेरे पास। निर्मला रो रही थी और मेरे पास बस एक उपाय था, वो संदूक जिसे मैं घर के तहखाने में छुपा दिया था। उस संदूक में रखे गए सोने के सिक्के, मैं उसका इस्तेमाल करता और मेरे बेटे आर्यन का जान बचता। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि उस सोने के सिक्के का इस्तेमाल करने के बाद मैं जिंदा बच पाऊंगा या फिर नहीं। कहीं मेरी पूरी की पूरी जिंदगी उस राक्षस के पास तो नहीं चली जाएगी। मेरे पास कोई उपाय नहीं था। अगर मेरी जान देकर भी मेरे बेटे आर्यन की जान बचती है तो मैं उसकी जान बचाऊंगा। मैं उस संदूक से सोने को निकाला, उस सोने के सिक्के को निकाला, उसे शहर में बेचा। उस संदूक के सारे सोने के सिक्के खत्म हो चुके थे। मैं उसे शहर में बेचा और उसके बदले मुझे पैसे मिल गए। उस पैसे से मेरे बेटे का ऑपरेशन हुआ और आज मेरा बेटा आर्यन पूरी तरह से ठीक है। लेकिन मैं बिस्तर पे पड़ा रहता हूं। अब मैं चल फिर भी नहीं सकता। मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी और कितने दिनों की बची है, लेकिन अब मुझे जिंदगी का असल मतलब पता चला है। मैं हमेशा सोचा करता था कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। लेकिन आज जब मैं अपने परिवार के बारे में सोचता हूं तो मेरी आंखों से आंसू निकल आते हैं। मुझे नहीं पता कि मेरे बाद मेरे परिवार की जिंदगी कैसी होगी। और सच बताऊं तो आज मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि जिंदगी बड़ी होने के साथ साथ लंबी भी होना जरूरी है। वरना अगर आपकी जिंदगी से छोटी रहेगी तो आपके कुछ अधूरे ख्वाहिश जो आपको मरने के बाद भी आपको सुकून नहीं देगी।